बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 198 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 199 मुलाहिजा फरमाएं। अगर इतनी हकीर सी रकम के सहारे मैं आपके दोस्तों में शुमार हो सकता हूँ तो मेरे लिए ये सौदा बहुत सस्ता है। उसने लिफाफा मेरे हाथ से ले लिया और सफाई से उसकी जेब में पहुंच गया। वो टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए बोला, अफसल साहब, आप कारोबारी आदमी है और मैं अखबारी आदमी। आपसे मेरी दोस्ती इस हकीर रकम के सहारे नहीं, खबर के सहारे इस्तवार होगी। आप रहीम गुल से राब्ता रखेंगे और जो ही उस सिलसिले में मजीद को खबर मिलेगी आप एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मुझे मुतल्ला करेंगे। उसने मेरे सामने रखे हुए अपने विजिटिंग कार्ड की तरफ इशारा किया। इस पर मेरे मोबाइल फ़ोन का नंबर भी मौजूद है। आपको मुझसे फौरी राब्ता करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। क्या मैं ताउन की उम्मीद रखूं? उम्मीद? अरे साहब, आप यकीन रखिए। मैंने जोर देकर कहा। वो यकदम उठ खड़ा हुआ। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उस बार उसका मुसाफे का अंदाज दोस्ताना था, वरना जब वो आया था तो उसके मुसाफे के अंदाज में भी गोया एक धमकी छुपी हुई थी। मैं भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसे रुखसत करने बाहर तक आया। दरवाजे से जरा आगे उसकी होंडा अकॉर्ड खड़ी थी। मैंने उसके विजिटिंग कार्ड पर उसके घर का पता देखा था। घर का पता डिफेंस का था। वो होंडा अकॉर्ड में घूमता था, डिफेंस में रहता था और मोबाइल फोन भी रखता था। उसके पेशे को देखते हुए ये काबिल गौर बातें थीं। मैंने मुस्कुराते हुए दोस्ताना लहजे में कहा, बड़े ठाठ हैं आपके। लगता है सहाफत पर बहुत अच्छा वक्त आ गया है। आपका अखबार आपको यकीन बहुत अच्छी तनख्वाह और बहुत सिमरायात देता होगा। वो गाड़ी में बैठते बैठते रुक गया और इस्तेज़ाहिया से अंदाज में हंसा। दफ्तर से मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरा पेट्रोल का खर्च भी पूरा नहीं होता। तो फिर नजरानों का सिलसिला बहुत फैला हुआ होगा। मैंने सादगी से इजहार ख्याल किया। नजरानों का सिलसिला माकूल है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। इनसे ठाट बाट कायम रखने में मदद जरूर मिल रही है, मगर ये सिलसिला भी मेरे ठाट बाट की बुनियाद नहीं है। वो गहरी संजीदगी से बोला, तो फिर असल बुनियाद क्या है? कुछ हमें भी बताइए ना। मैंने उसके हाथ पर हाथ मारती हुई दोस्ताना और राज़दाराना से अंदाज में कहा, हम कारोबारी लोगों को तो ऐसे नुस्खों की तलाश रहती है। उसकी संजीदगी में कोई फर्क ना आया। ठहरे ठहरे लहजे में बोला, मेरा ख्याल है असल बात आपको बता ही दूं, कहीं आप किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाएं। बात यह अफसल साहब कि मैं एक जमींदार घराने की आखिरी निशानी हूँ। सहाफत मेरा शौक और मशगला है, जरिया माइश नहीं। मेरे पास अपने फालतू वक्त का कोई मुसर्रफ नहीं था। लिखने का मुझे शौक था, सहाफत के जैसी मुझ में मौजूद थे। पहले मैंने अपने छोटे से गांव से बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों को मरासले भेजने शुरू किए थे। आखिरकार खुद यहाँ आ गया और सहाफत के मैदान में कूद पड़ा। उम्मीद है अब बात आपकी समझ में आ गई होगी। बेशक, मैंने सारी लाते हुए कहा, न सिर्फ बात समझ में आ गई बल्कि आपकी कदर भी मेरे दिल में कुछ और बढ़ गई है। आपने सहाफत के मैदान में छलांग लगाई भी तो बहुत खूब लगाई। बड़े रंगीन शोबे में मकाम बना लिया आपने अपना। मुझे तो आप पर रश्क आने लगा है। वो धीरे से हंसा, बस अफजल साहब, अब ज्यादा मक्खन न लगाएं। मैं बहरहाल आपका दोस्त बन चुका हूं, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा मजबूत उस वक्त होगी जब आप मुझे रहीम गुल से मजीद मालूमात हासिल करके देंगे। अगर रहीम गुल को उस लड़की का फोन आया तो यकीन रखिए आपको जरूर मालूम हो जाएगा और मजीद जो भी बातें वो करेगी वो भी आपके इल्म में आ जाएंगी। लेकिन इस सिलसिले में कभी किसी भी जगह मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, आप इत्मीनान रखिए अफसल साहब। अच्छे साहबी कभी अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जाहिर नहीं करते, इस तरह तो उनका धंधा जल्द ही चौपट हो जाएगा। लोग उन्हें कोई बात बताते हुए डरने लगेंगे। मैंने अपने चेहरे से तमानिया जाहिर करने की कोशिश की और वह गाड़ी में बैठकर रुखसत हो गया। उसकी गाड़ी नजर से ओझल होते ही मैं ऑफिस में वापस आया और मोबाइल फोन पर सेठ रमजान से राब्ता कायम किया। वो मेरी आवाज पहचानते ही कदरे हैरत से बोला, ये इतनी जल्दी दोबारा मेरी याद कैसे आ गई? अभी तो तुम्हारे होटल के मुलाजमों ने वो प्लेटें भी नहीं धोई होंगी जिनमें मैंने सैंडविच वगैरह का सफाया किया था। बकवास छोड़ो और ये बताओ इस वक्त क्या कर रहे हो और कहाँ हो? मैंने पूछा। भाई, मैं अपने ऑफिस में हूँ और यह बताना खासा मायूब होगा कि इस वक्त क्या कर रहा हूँ। बस ये समझ लो कि मेरी पुरानी साबिक सेक्रेटरी आई। हम दोनों बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन यह बेहुदा सवाल करने की जरूरत क्यों पेश आई? मेरा सवाल बेहुदा नहीं, तुम आदमी ही बेहुदा हो। मुझे तुमसे एक काम आन पड़ा है। मैंने कहा, तो काम बोलो ना, फजूल सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? मेरे खास आदमी जो इस किस्म के कामों में माहिर हैं इस वक्त दूसरी जगहों पर मसरूफ है, इसलिए तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। ठीक है, मैं तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ। तुमसे दोस्ती के बाद वैसे भी इंसान के मुकद्दर में तकलीफों के सिवा कुछ नहीं रह जाता। बोलो ये नई तकलीफ क्या है? वह ठंडी सांस लेकर बोला, एक तो तुम जैसे जाहिल को मुहज्जब इंसानों वाली जुबान भी रास नहीं आती। मैंने मसनूई बेजारी से कहा, वो जो तुम एक बेहुदा सा अखबार मेरे मुंह पर मार गए थे जिसमें एक बेहुदा सी रिपोर्ट छपी हुई थी। हाँ, वो एक बेहुदा आदमी की दूसरे बेहुदा आदमी के बारे में राय सनी थी। और बात काटते हुए बोला, तुम मुश्ताक मुदस्सर को जानते हो? बहुत सरसरी तौर पर वो बोला, 2-3 तकरीबात में मुलाकात हुई है। आखिर तुमने उसके बारे में हरकत में आने का फैसला कर ही लिया। मुझे मालूम था तुम्हारा जंग आलूद दिमाग जरा देर में हरकत में आएगा। बकवास मत करो और काम की बात सुनो।
مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے. اس کے پس منظر کے بارے میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ معلوم ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے. تمہارے پاس کوئی آدمی ہے جو اس کے بارے میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکے؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سیٹھ رمضان بولا, میرے اپنے آدمیوں میں سے تو شاید کوئی اتنے کم وقت میں معلومات حاصل نہ کر سکے, لیکن ایک انگریزی اخبار میں میرا ایک دوست ہے, بہت پرانا صحافی ہے, انگریزی صحافت کے ہر قابل ذکر شخص کو جانتا ہے. میں اس سے معلومات حاصل کرتا ہوں, شاید اسے معلومات حاصل کرنے میں بھی وقت ضائع نہ کرنا پڑے. اس کے پاس پہلے ہی سے تمام ضروری معلومات موجود ہوں. ٹھیک ہے, جس طرح بھی ممکن ہو تم مجھے جلد از جلد اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل فراہم کر دو. میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا. میں نے کہا, تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ کرنے سے پہلے ہم بزرگوں سے مشورہ لے لینا. تم غلط سمجھ رہے ہو یار. میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا, تمہارا خیال ہے کہ اس نے اپنی رپورٹ میں فرحین کے قتل میں مجھے ملوث کرنے کی جو کوشش کی ہے اس سے مجھے ذاتی طور پر صدمہ پہنچا ہے, اور اب میں غصے میں اسے کوئی سبق سکھانا چاہتا ہوں. کیا اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا. کیا تم مجھے اتنا ہی ستی آدمی سمجھتے ہو کھامڑ کہیں کے؟ میں نے مصنوعی خفگی سے پوچھا. نہیں, میں تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ستی سمجھتا ہوں. وہ اطمینان سے بولا, بکواس مت کرو, میں سنجیدہ ہوتا ہوں تو تم پٹڑی سے اترنے لگتے ہو. وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا, میں ہمیشہ ہی پٹڑی سے اترا ہوا ہوتا ہوں. خیر تم بتاؤ, کیا بکراتی چھاڑنا چاہتے ہو؟ میرے بارے میں اس نے جو کچھ لکھا اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. وہ مزید بھی کچھ چاہتا تو لکھتا رہتا, میرے لیے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات صرف یہیں تک ہوتی تو یہ میری نظر میں ایک غیر اہم معاملہ ہوتا, لیکن اس کی اس حرکت نے میرے سامنے تو اور ہی کوئی دروازہ کھول دیا ہے. تم ان دروازوں میں گھس کر کہیں دور نہ نکل جانا میرے چاند. وہ میری بات کاٹتے ہوئے بڑے پیار سے بولا, میں نے تم سے کہا تھا اپنی بدنما چونچ بند رکھو. میں نے اسے ڈانٹا. اس وقت میں بڑے جوش میں ہوں. مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی کچھ اتفاقات پیش آئیں گے اور حقائق کے کچھ سراغ ملتے چلے جائیں گے. شاید قدرت جلد ہی اس خون ناحق کا حساب صاف کرنا چاہتی ہے. ادھر تم وہ اخبار مجھے پہنچا کر گئے, ادھر ایک اور شخصیت آن پہنچی. اس نے بات کچھ صاف کی. پھر مشتاق مدثر خود آن پہنچا. وہ کمینہ تم سے ملنے آیا تھا؟ سیٹھ رمضان ایک بار پھر میری بات کاٹتے ہوئے حیرت سے تقریباً چلا اٹھا. پھر فوراً ہی تو رحم آمیز انداز میں بولا, وہ بیچارہ تمہیں جانتا نہیں ہے. تم نے اس کے ساتھ زیادہ برا سلوک تو نہیں کیا؟ نہیں, میں نے اس کے ساتھ خوشقلقی سے پیش آنے کے سلسلے میں سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, کیونکہ اسی کے سہارے تو مجھے زیادہ اہم حقیقت کی تہ تک پہنچنا ہے. اب تو ڈور کا سرا ہاتھ آیا ہے اور ڈور سلجھنا شروع ہوئی ہے. میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اسے دوبارہ الجھا دیتا. اس سے ملاقات بہت مفید ثابت ہوئی ہے. مجھے کچھ اور اندازے لگانے میں مدد ملی ہے. اب اگر اس کے پس منظر کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات حاصل ہو جائیں تو میرا کام اور بھی آسان ہو جائے گا. اچھا, میں تمہارا کام آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا, کیونکہ تم نے اس وقت میرا کام خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. میرے فون کا انتظار کرنا. میں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور چند لمحے سوچنے کے بعد انسپکٹر رحیم گل کا نمبر پنچ کیا. پتا چلا کہ وہ گھر جا چکا تھا. اس کی رہائش بھی کلفٹن ہی میں تھی. میرے پاس اس کے گھر کا نمبر بھی تھا. بڑی مشکل سے اس کے ملازم نے اس سے میری بات کروائی, کیونکہ شب بیداری اور دن بھر کی خواری کے بعد کچھ دیر سونے کے ارادے سے بیڈ روم میں وہ گھسا تھا. ملازم کو اس نے ہدایت کی تھی کہ خواہ کسی کا بھی فون ہو اسے نہ جگایا جائے. وہ غنودگی زدہ اور شکوہ امیز لہجے میں بولا, افضل صاحب, میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد ذرا سونے لگا تھا. آپ قانون کے محافظ ہیں رحیم گل صاحب, آپ کو ہر وقت جاگتے رہنا چاہیے تاکہ قوم آرام کی نیند سو سکے. میں نے اسے چھیڑا. ہاں صاحب, آپ ہمیں جگاتے رہیے اور جوتے کھلاتے رہیے. وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا, کیا کوئی بہت ضروری بات تھی جس کے لیے آپ چند گھنٹے انتظار نہیں کر سکے؟ ظاہر ہے رحیم گل صاحب, بات بہت ضروری ہی تھی, ورنہ میں تو اپنے چوکیدار کو بھی نیند سے جگانا پسند نہیں کرتا, خواہ وہ ڈیوٹی کے دوران ہی سو گیا ہو. میں نے جواب دیا. اچھا تو پھر بتائیے کیا مسئلہ آن پڑا ہے؟ اس نے گویا جماہی کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا. آپ فرحین اور جمیل کے قتل کے ساتھ ساتھ ان ہیرو والا معاملہ حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات افضل صاحب, یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہفتے کے بھوکے شیر سے پوچھا جائے کہ کیا وہ ہرن کے شکار میں دلچسپی رکھتا ہے. اس کی آواز سے غنودگی غائب ہو چکی تھی. پوچھ لینا پھر بھی بہتر ہوتا ہے رحیم گل صاحب. ہو سکتا ہے شیر ڈائٹنگ کر رہا اور صرف سلاد پر گزارا کر رہا ہو. بہرحال اگر آپ میری اور میں آپ کی تھوڑی سی مدد کروں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اور آپ کی ساکھ مزید بہتر ہو سکتی ہے, کیونکہ میں اس سلسلے میں کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کروں گا. لالچ نہ دے افضل صاحب, میں بھی آ کر آپ کے سر پر سوار ہو جاؤں گا. آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں. سر پر تو میں آپ کے سوار ہونا چاہتا ہوں, لیکن ابھی نہیں, کچھ دیر بعد. بات ذرا کچھ اور یقینی ہو جائے اس سے پہلے میں ذرا آپ کی مرضی جاننا چاہتا تھا. پہلیاں مت بچوائیے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی باتوں سے کچھ پراسراریت چھلک رہی ہے. معلوم ہو جائے گا, سب کچھ معلوم ہو جائے گا. میں نے گویا اسے تسلی دی. میں آپ کو زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر سب کچھ بتاؤں گا, لیکن ذرا مجھے سسپینس تو پیدا کر لینے دیں. ایک پولیس آفیسر کو سسپینس میں مبتلا کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے. میں تقریباً 1 گھنٹے بعد آپ کے گھر آ رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں نے سلسلہ منقطع کر دیا. میں نے اچاتن رحیم گل کے ساتھ 1 گھنٹے بعد کا وقت طے کیا تھا, لیکن سیٹھ رمضان کا فون میرے اندازے سے پہلے آ گیا. میرا خیال تھا وہ خبیث جب تک اپنی سابق سیکرٹری کے ساتھ اپنی پرانی یادوں کو اچھی طرح تازہ نہیں کر لے گا
तब तक मेरे काम की तरफ ध्यान नहीं देगा। वो बिला तमहीद बोला, यार वो तुम्हारा मुश्ताक मुदस्सर तो दिलचस्प चीज मालूम होता है। मेरे पुराने बल्कि फटे पुराने दोस्त ने मुझे बताया है कि मुश्ताक इस किस्म के सहाफियों में से है जिससे खुद सहाफी बड़े तंग होते हैं, या यूं कहो कि जिनका वजूद खुद सहाफियों के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है। वो सहाफियों के दरमियान काली भेड़ है, बल्कि भेड़ तो छोटी होती है, उसे तो काला ऊंट कहना चाहिए। मैंने 2-3 आदमियों से उसके बारे में बात की और किसी के मुंह से उसकी तारीफ नहीं सुनी। खैर, अब उसे कोसने मत बैठ जाओ, कोई काम की बात है तो वो बताओ। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अहमक आदमी, ये सब काम की बातें हैं, इन्हीं से किसी की शख्सियत और किरदार का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। उसके अपने हम पेशा उसका नाम सुनकर इस्तग़फ़ार पढ़ने लगते हैं। उसे अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, लेकिन मसला ये है कि अब वो सहाफत में कदम जमा चुका है। अब कोई उसे निकाल तो नहीं सकता। यूं तो उसने अपने बारे में बहुत सी झूठी बातें मशहूर कर रखी हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ ये है कि उसका ताल्लुक किसी जमींदार खानदान से है। उसके बाप दादा का ताल्लुक जमींदार खानदान से शुरू रहा है, लेकिन मज़ारों की हैसियत से। यानी उसके बाप दादा एक मशहूर जमींदार फैमिली के हारी हुआ करते थे, लेकिन उसने यहाँ खुद को साबिक जमींदार मशहूर कर रखा है। उसके ठाट बाट देख कर बेशतर लोगों को यकीन भी आ जाता है, क्योंकि महज ब्लैक मेलिंग के सहारे भी उस ठाट बाट से रहना मुमकिन नहीं। मैं असल तस्दीक उसी बात की करना चाहता था। मैं तमानियत की सांस लेकर कहा, और तस्दीक के बाद तुम क्या करना चाहते हो? हम निकम्मे और नाकारा लोगों को भी कुछ बता दो। सेठ रमजान ने कहा, बता दूंगा। इसी के साथ मैंने फोन बंद कर दिया। मैं ऑफिस से निकलकर होटल के बगली हिस्से की तरफ चला गया। हिस्सा शॉपिंग आर्केड था। यहाँ 8-10 शानदार किस्म की दुकानें मौजूद थीं, जिनका रुख मेन रोड की तरफ था। उनमें आला दर्जे की एक गिफ्ट शॉप भी थी। मैं उस दुकान में चला गया। थोड़ी सी मगजमारी के बाद मुझे उस दुकान से अपनी मतलूबा चीजें मिल गईं। मैं वो चीजें लेकर अपनी आर्जी सेक्रेटरी के पास पहुंचा। वो एक नहायत खुशखल्क पारसी लड़की थी, लेकिन खुशखल्की का मुजाहिरा बिला जरूरत नहीं करती थी। दर हकीकत वो होटल की गेस्ट रिलेशंस मैनेजर यानी अफसर मेहमानदारी थी, लेकिन जब कभी भी थोड़ा बहुत वक्त मुयस्सर आने पर होटल वालों के सर पर सवार हो जाता था तो वार्जी तौर पर मेरी सेक्रेटरी के फराइज भी अंजाम देने लगती थी। उसका नाम पेरिन शाह था। खूबसूरत और स्मार्ट थी, कई जुबानें बोल सकती थी और कई मुल्कों के तहजीबी तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकफियत रखती थी। मैंने गिफ्ट शॉप से ली हुई चीजें उसके सामने मेज पर रखते हुए कहा, मिस शाह, अगर आप मुझे छोटा सा एक पैकेट तैयार कर दें तो मैं आपका अजहद ममनून हूँगा। फिर मैंने उसे तफसील से समझाया कि मुझे किस किस्म का पैकेट दरकार था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें वैसे ही कुछ हैरान से दिखाई देती थी। मेरी बात सुनकर उसमें कुछ और हैरत से मिटाई। मिस्टर चौधरी, ये किस किस्म का गिफ्ट है? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। ये सरप्राइज है मिस शाह, मैंने जवाब दिया। अगर आप इसे इसी तरह पैक करेंगी जिस तरह मैंने बताया है तो उम्मीद है कि मैं किसी को हैरान करने में कामयाब हो जाऊंगा। वेल, जैसे आपकी मर्जी। उसने कंजे उचकाए और दूसरे काम छोड़कर उस काम में लग गई। मैं अपने ऑफिस में आ गया। तकरीबन 20 मिनट बाद पेरिन शाह मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक पैकेट तैयार करके ले आई। मैंने उसे शाबाश दी और कहा, मिस शाह, आपने मेरा मतलब समझते हुए ये पैकेट बिल्कुल वैसा ही तैयार किया है जैसा मैं चाहता था। ऐसा शायद मैं खुद भी तैयार न कर पाता। इनाम के तौर पर आप इस हफ्ते में किसी भी रोज यहाँ अपनी किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मेरे हिसाब में अपनी मर्जी का डिनर कर सकती हैं। मेरी सेक्रेटरी के जाने के बाद मैंने रहीम को फोन कॉल करके बता दिया कि मैं वहां आ रहा हूँ। उससे मैंने एड्रेस पूछा जो उसने मुझे चंद लफ्जों में समझा दिया, और मैं चंद मिनट बाद 2-3 दूसरी चीजों का बंदोबस्त करने के बाद वहां से निकल खड़ा हुआ। रहीम गुल का ठिकाना ढूंढने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो साहिल के करीब एक 10 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर रह रहा था। उस मंजिल पर वो एक अपार्टमेंट था, इसलिए पेंट हाउस कहलाता था, मगर मुझे वहां तक जाने की जहमत नहीं करना पड़ी। रहीम गुल ने गेट पर ही मिलने का वादा किया था और वो हस्बे वादा वही मिल गया। सादा लिबास में भी वो स्मार्ट ही लग रहा था। वो उन लोगों में से था जिनके बारे में फैसला करना मुश्किल होता है कि वो किससे वर्दी में ज्यादा स्मार्ट लगते हैं या सादा लिबास में। वो मुझे देखकर गाड़ी के करीब आ गया। उसने मुझे एक और बात याद आई। मैंने उससे पूछा, इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में इंटरकॉम है? हाँ है तो सही, लेकिन मैं तो नीचे मौजूद हूँ, इंटरकॉम की क्या जरूरत पेश आ गई? उसने कदरे हैरत से पूछा। दरअसल मुझे अभी अभी एक बात याद आई है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लिफ्ट में दोबारा इस मंजिल पर ऊपर जाना पड़े। तुम गेट हाउस से ही इंटरकॉम पर अपने मुलाजिम से कह दो कि तुम्हारे लिए कोई फोन आए तो वो यही जवाब दे कि तुम बुरी तरह थक हार कर सो रहे हो और तुमने बहुत सख्ती से मना किया है कि तुम्हें जगाया ना जाए। तुम्हारा मुलाजिम यह हरगिज न कहे कि तुम कहीं बाहर गए हुए हो। उसने अस्मात में सरी लाया और गेट से वापस अंदर चला गया। गेट हाउस में चौकीदार मौजूद था। वहां से उसने इंटरकॉम पर अपने मुलाजिम से बात की और चंद लम्हे के बाद वापस आ गया। मैंने उसे गाड़ी में अपने साथ बैठने का इशारा किया। वो एक तवील सांस लेकर नशिस्त में धंसते हुए बोला, मिस्टर अफजल चौधरी, क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि ये तुम किस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हो? बता दूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। चलने में बाद हम उसी सड़क पर पहुंच गए जिसके इख्तिताम पर मालब्रो टावर्स नामी इमारत दिखाई दे रही थी। मैंने गाड़ी एक और इमारत के हक में रोक दी। वहां से हम पैदल मालब्रो टावर्स तक पहुंचे। फरहीन के अपार्टमेंट के सामने एक कांस्टेबल कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। उसकी राइफल उससे 2 फुट दूर दीवार के सहारे खड़ी थी। उसे हमारी आमद का पता ही नहीं चला। मैंने दूर से उसे देखकर रहीम गुल से कहा, इन कांस्टेबलों की हालत काबिल रहम होती है।
जिनकी इस किस्म की ड्यूटी लग जाती है, इसे यहाँ बिठाने की क्या जरूरत थी? ये बेचारा तो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता, अपार्टमेंट की निगरानी क्या करेगा? कोई मामूली दर्जे का बदमाश भी चाहे तो इसे हलाक करके इसकी राइफल भी लेकर आराम से फरार हो सकता है। ये बेचारे भी क्या करें? रहीम गुल तरहम आमेज लहजे में बोला। किसी खाली मकान के सामने एक वीरान राहदारी में मुसलसल 12 घंटे कुर्सी पर बैठे रहना बड़ा सबर आजमा काम है। ये बहुत ही बेहुदा किस्म की ड्यूटी है। राहदारी में चूंकि कालीन बिछा हुआ था, इसलिए कांस्टेबल को हमारी आहट भी सुनाई नहीं दी थी। हत्ता कि हम उसके सर पर जा पहुंचे। रहीम गुल खनकारा तो कांस्टेबल ने आंखें खोली और हड़बड़ा कर अपनी राइफल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वो उसके हाथ में आने के बजाय कालीन पर गिर गई और उसी बौखलाहट में उसे उठाने के लिए झुका तो कुर्सी उलट गई और उस तरह ऊंधे मुंह गिर गया कि कुर्सी उसके ऊपर थी। मैं और रहीम गुल एक दूसरे की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर रह गए। जितनी देर में वो राइफल उठाकर कुर्सी को धकेल कर सीधा खड़ा होने में कामयाब हुआ, इतनी देर में वो कम अज कम 3 मरतबा कत्ल हो सकता था। और अब भी वो उस आलम में खड़ा था कि उसके सर पर टोपी नहीं थी, वो नीचे गिर चुकी थी। उसने नहायत ही आला हिम्मती का सबूत देते हुए मुझ पर रहीम गुल पर राइफल तानने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दौरान उसने रहीम गुल को पहचान लिया और बुखलाहट में राइफल दोबारा उसके हाथ से छूटकर गिरते गिरते बची, क्योंकि उसने राइफल को भूलकर फौरन रहीम गुल को सल्यूट करने की कोशिश की थी। सर आप यहाँ? वो हकलाया। हाँ मैं यहाँ। रहीम गुल ने नरमी से कहा, अब तुम यहाँ मत रहो, ऐसा करो कि अपनी कुर्सी उठाकर छत पर चले जाओ और अगर कुछ देर बाद तुम्हें यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ का एहसास हो तब भी आकर किसी मामले में टांग ना डालना, हम खुद ही निपट लेंगे। समझ गए ना? जी सर समझ गया। उसे सादत मंदी से सर हिलाया और फोल्डिंग चेयर उठाने लगा। अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे दो, रहीम गुल ने कहा। कांस्टेबल ने चाबी उसे दे दी। मैं नीचे से ऊपर आते वक्त रहीम गुल को समझा चुका था कि उसे क्या करना था। वो उसी के मुताबिक कांस्टेबल को हदायत दे रहा था। उस फ्लोर पर सिर्फ एक अपार्टमेंट था और जिसके बारे में हमें पहले ही मालूम हो चुका था कि वो अभी खाली था। मैं और रहीम गुल दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अपार्टमेंट में सब कुछ यूं का तूं था, सिर्फ रहीम नहीं थी और जिंदगी का एहसास नहीं था। दर दीवार से मौत की सोगवारी टपक रही थी। हर चीज पर गर्द की एक हल्की सी तह जमी हुई थी। कभी कभी मुझे हैरत होती थी कि बाज वीरान मकामात पर वाकई बुलंद इमारतों के ऐसे कमरों में भी गर्द कहां से कहां पहुंच जाती थी, जिनकी खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद होते थे। रहीम गुल ने दरवाजा अपने हक में मकफिल कर दिया। हम सीधे फरहीन के बेडरूम में पहुंचे। रहीम गुल ने यहाँ भी हर चीज यूं की तू रहने दी थी, हत्ता कि खून आलूद बिस्तर भी उसी तरह बिछा हुआ था। रहीम गुल ने जो भी तफ्तीश करना थी वहीं कर ली थी। उसके ख्याल में कोई भी चीज उठवा कर ले जाने का कोई फायदा नहीं था, इससे मालूमात में कोई इजाफा नहीं हो सकता था। हम दोनों चल लम्हे खामोश खड़े पूरे कमरे का जायजा लेते रहे। हमें गोया इंतजार था कि वहां मौजूद कोई चीज बोल उठेगी और हमें कोई अनकही कहानी सुनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर रहीम गुल ने खनकार का गला साफ किया और मेरी तरफ देखकर बोला, अब बताओ तुम क्या करना चाहती हो? मैं जो कुछ करना चाहता हूँ इसी के लिए मुनासिब जगह तलाश कर रहा हूँ। मैंने बदस्तूर एक एक चीज का जायजा लेते हुए कहा और अपनी जेब से वही पैकेट निकाल लिया जो मुझे मिस शाह ने तैयार करके दिया था। रहीम गुल पैकेट देखकर उछल पड़ा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुमने मेरे ऑफिस में? खामोश रहो चुगत, वो पैकेट नहीं है। अभी मैंने थानों में नकबजनी शुरू नहीं की। मैंने उसे हल्की सी डांट पिलाई। ये पैकेट तुम्हारे उस पैकेट की नकल है। ओह, उसने गोया इत्मीनान की सांस ली। नकल मुताबिक असल है, हत्ता कि यह पैकेट असल के मुताबिक थोड़ा सा मैला भी नजर आ रहा है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना, मैंने कहा। मैंने ख्वाह ही अपनी आदत से मजबूर होकर जुज़वियात का इतना ख्याल रखा है, वरना इनकी इतनी जरूरत नहीं थी। इस दौरान मुझे अपने मकसद के लिए एक मुनासिब जगह नजर आ गई। मैं एहतियातन अपने साथ छोटे से एक बैग में चंद औजार लेकर चला था जो मैंने होटल में काम करने वाले एक प्लम्बर से मुश्तार मंगवाए थे। फरहीन के बेड के सरहाने का तख्ता बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग का बना हुआ था और उसके चारों कोनों पर 4 बड़े स्क्रू इस तरह लगे हुए थे कि वो डिजाइन ही का एक हिस्सा मालूम होते थे। मैंने उस तख्ते को उंगली से ठोंक बजा कर देखा, वो खोखला ही मालूम होता था। मैंने अपने थैले से एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकाला और चारों स्क्रू खोल डाले। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक तख्ता नहायत सफाई से अलहदा हो गया था। खोखले हिस्से में वाफिर जगह मौजूद थी। मैंने पैकेट उसमें रख दिया और तख्ता पहले की तरह ही स्क्रूज की मदद से कस दिया। कुछ पीछे हटकर मैंने अपनी कारकर्दगी का तनकीदी नजर से जायजा लिया। वहां किसी ताजा कार्रवाई के निशानात नजर नहीं आ रहे थे। बेड यूं का तू था। रहीम गुल दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाले यूं गौर से मेरी कार्रवाई देख रहा था जैसे उसे मुझसे किसी शोबदे की तवक्को थी। मैंने हाथ झाड़ते हुए तमानियत से कहा, जगह तो उम्दा मिल गई। रहीम गुल कुछ न बोला, बड़े सब्र तो तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा था। इस कमरे का एक दरवाजा बालकोनी में भी खुलता था। अगर हम बाहर जाकर बालकोनी में छुप जाते और ये दरवाजा बंद कर लेते तब भी हम एक खिड़की में थोड़ी सी झुरी रखकर कमरे का मंजर देख सकते थे। लेकिन बालकोनी में रहने में यह खतरा था कि इमारत के बाहर से ही कोई हमारी मौजूदगी को महसूस कर सकता था, क्योंकि बालकोनी की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैं अपनी तरकीब नाकाम हो जाने का जरा सा भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने बालकोनी में छुपने का इरादा तर्क कर दिया। मुझे फौरन ही एक मुतबादिल जगह मिल गई।
वो छोटा सा एक ड्रेसिंग रूम था जो बाथरूम से जुड़ा हुआ था। उसका दरवाजा भी कमरे ही में खुलता था और उसके दरवाजे में छोटा सा एक मुस्ततील शीशा भी लगा हुआ था। ये ग्लासेस था। ये शीशा उस रुख से लगा हुआ था कि ड्रेसिंग रूम से बेडरूम में देखा जा सकता था, लेकिन बेडरूम से ड्रेसिंग रूम में नहीं झांका जा सकता था। मैंने रहीम गुल से कहा, हम दोनों को बैक वक्त यहाँ छुपने और बैक वक्त कमरे के मंजर पर नजर रखने में जरा तंगी तो होगी, लेकिन यह जगह आइडियल है। अगर इस सारी जिद्दोजहद का कोई नतीजा निकलने की तवक्का हो तो मैं गटर में छुपने के लिए भी तैयार हूँ। रहीम गुल ने कहा, नतीजा तो कुछ न कुछ जरूर निकलेगा, अलबत्ता वो मर्जी के मुताबिक न हुआ तो सब्र करना पड़ेगा। मैंने कहा। मैं बेडरूम में काउच पर जा बैठा। रहीम गुल मेरे साथ साथ था। मैंने उसे हदायत की, एहतियात से बैठना। यह एहसास हरगिज नहीं होना चाहिए कि फरहीन की लाज दरियाफ्त होने के बाद से कोई इस कमरे में दाखिल हुआ है। मेरी हदायत सुनकर वो कुछ इस एहतियात से काउच पर बैठा, गोया अंडों की टोकरी पर बैठने लगा हो। मैंने अपना मोबाइल फोन और मुश्ताक मुदस्सर का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड निकाला। मैंने उसके मोबाइल का नंबर डायल किया तो सिलसिला मिलने पर मुझे दूसरी तरफ से गाड़ी के इंजन की खफीफ सी गड़गड़ाहट सुनाई थी। शायद वो कहीं महवे सफर था। हेलो मुश्ताक साहब। मैंने तस्दीक चाही। जी मैं बोल रहा हूँ। मुश्ताक मुदस्सर की आवाज़ उपरी। आप कौन साहब? अफसर चौधरी। मैंने जवाब दिया और उसके लहजे में एकदम इश्तियाक झलक आया। क्या हाल है चौधरी साहब? क्या कोई खास खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया है? मालूम नहीं खबर खास है या नहीं मुश्ताक साहब, इसका फैसला तो आप खुद ही करते रहिएगा। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, मैंने तो आपसे वादा किया था कि रहीम गुल से कोई बात मालूम हुई तो आपको खबर कर दूंगा। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। अब मालूम नहीं हमारी इन कोशिशों का आपकी नज़र में कोई मकाम होगा या नहीं। अरे कैसी बातें करते हैं चौधरी साहब, आप अब हमारे लिए कोई कोशिश करें या ना करें, लेकिन आपकी जगह हमारे दिल में बन चुकी है। उसके लहजे में शरीनी से मिटाई थी। क्या आपकी रहीम गुल से कोई बात हुई? हाँ हुई तो है। वो तो कुछ अजीब किस्सा सुना रहा है। मुझे लगता है लड़की उससे मजाक कर रही है। एक संजीदा मामले को बुनियाद बनाकर दिल लगी कर रही है। वो आकर अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर रही, बस टेलीफोन पर ही बात की जा रही है और किस्तों में अजीब अजीब बातें बताई जा रही है। आप वो बातें बताएं, मतलब मैं खुद ही अखज़ कर लूंगा। मेरा मतलब है स्टोरी में खुद ही तैयार कर लूंगा। वो लड़की रहीम गुल से क्या कहती है? वो अपने लहजे की बेताबी न छुपा सका। पहली बार उसने फोन पर जो बातें की वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसने जिक्र किया था कि उसके पास फरहीन का कोई खत है। अब उसने फोन पर उस खत का मजमून भी सुना दिया है। वो अभी तक पुलिस की तहवील में आने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि बुरी तरह खौफजदा है। क्या बताया उसने? खत में क्या लिखा है? मुश्ताक ने बात काटते हुए पूछा। मालूम नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। बकौल उसके कि फरहीन के खत में लिखा है कि केप उसके बेडरूम में छुपाए के सर में रखी है। भला ये कोई बात हुई? मालूम नहीं फरहीन ने वाकई ऐसा लिखा है या लड़की रहीम गुल को कोई चक्कर दे रही है। वो खामोश रहा। फोन पर इंजन की सड़सड़ाहट वगैरह भी अब नहीं सुनाई दे रही थी। शायद उसने गाड़ी कहीं सड़क के किनारे रोक ली थी। कई सेकंड तक उसने कोई जवाब न दिया। मैंने दोबारा हेलो कहा तो वो गोया किसी ख्याल से चौंका और बोला, आपको अच्छी तरह याद है रहीम गुल ने यही अल्फाज कहे थे? हाँ, अभी 2 मिनट पहले ही तो मेरी उससे बात हुई। कोई लंबा अरसा थोड़ा ही गुजरा है जो मेरे भूल जाने का खतरा पैदा होता। मुझे इसलिए भी ये अल्फाज अच्छी तरह याद है कि मैंने उससे दोबारा पूछा था, उसने ये अल्फाज दोहराए थे। लड़की भी उसका मतलब नहीं समझ सकी थी। रहीम गुल की समझ में भी नहीं आया और मेरी समझ में भी नहीं आया। क्या ये कोई हीरोइन वगैरह की खेप का जिक्र है जो फरहीन के बेडरूम में रखे हुए किसी मुजस्मे वगैरह के सर में छुपाई गई है? मैंने उस आम आदमी की तरह पूछा जो अपनी समझ से बड़ा कोई मामला हल करने की कोशिश कर रहा हो। फरहीन के बेडरूम में किसी छुपाई का मुजस्मा नहीं है। बेइख्तियार उसके मुंह से निकल गया। मैं चाहता तो उससे पूछ सकता था कि उसे ये बात क्यों कर मालूम हुई, क्योंकि वो तो मेरे और रहीम गुल के सामने फरहीन के अपार्टमेंट में पहुंचा था और बकौल उसके वो फरहीन का इंटरव्यू लेने आया था। उसने यही जाहिर किया था कि वो इस वक्त पहली मर्तबा फरहीन के यहाँ आया था और उसे फरहीन के बेडरूम में जाने का भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त फरहीन की लाश वहां से उठाई जा चुकी थी और पुलिस वाले कमरे में अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। ताहम मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसके लिए मैं एक आम ऐश परस्त सेठ था जिसे सिर्फ दौलत कमाने का हुनर आता था और वो दौलत के बल पर हर चीज खरीदने की फिक्र में रहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके सामने अपना ये इमेज बनाया था। अब मैं ज्यादा बारीक बीनी का मुजाहरा करके और जहानत पर मबनी सवाल करके उसे चौंकना नहीं कर सकता था। उसे खुद भी एहसास हो गया था कि उसकी जुबान गैर जरूरी तौर पर फिसल गई थी। जल्दी से बोला उस रोज उसके अपार्टमेंट से वापस आते वक्त मैंने बेडरूम में झांका था। मुझे याद है, मुझे तो वहां किसी भी किस्म का कोई मुजस्मा नजर नहीं आया था। फिर उसने गोया उस पहलू से मेरा ध्यान हटाने की कोशिश की। खैर छोड़िए इस बात को, ये बताइए रहीम गुल इस सिलसिले में क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। फिलहाल तो वो जिंदगी से बेजार मालूम हो रहा था, सख्त थका हुआ था और सोने जा रहा था। अव्वल तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिलसिले में उसे क्या करना चाहिए। बहरहाल वो कुछ करेगा भी तो सुबह करेगा। वो कह रहा था कि सुबह जाकर नए सिरे से फरहीन के बेडरूम का जायजा लेगा, शायद कोई बात समझ में आ जाए। लड़की से उसने क्या कहा? मुश्ताक ने दरियाफ्त किया। लड़की को यही समझाने की कोशिश करता रहा कि वो अपने आप को पुलिस की हिफाजत में दे दे तो उसके हक में बेहतर होगा, या कम अज कम यही बता दे कि वो कहाँ छुपी हुई है।
लेकिन वो नहीं मानी। कह रही थी कि वो कल तक इस सिलसिले में कोई फैसला करेगी। शायद कल उसमें इतनी जुर्रात पैदा हो जाए कि वो अपने आप को पुलिस की तहवील में दे दे। रहीम गुल ने उसे बड़ी हद तक अपनी शराफत का यकीन तो दिला दिया है और उसकी हिम्मत बंधाई है। वो ये भी मान रही थी कि जहां वो छुपी हुई है वहां अपने आप को ज्यादा महफूज महसूस नहीं कर रही। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा फिलहाल तो यही कुछ मालूमात हासिल हुई है। क्या ख्याल है, कुछ स्टोरी बनती है या नहीं? हाँ, कुछ न कुछ बन ही जाएगी। उसके लहजे से बेजारी और बेदहानी आया थी, लेकिन स्टोरी से यह हरगिज जाहिर नहीं होना चाहिए कि आपकी मालूमात का जरिया मैं था। मुश्ताक कदरे बेजारी से बोला, भाई ये काम अब मुझ पर छोड़ दें, मैं अपने काम को बेहतर समझता हूँ। आपने मेरी मदद की है, मैं आपके लिए कोई मसला खड़ा नहीं होने दूंगा, बल्कि अब तो मैं भी जवाबन आपकी कुछ खिदमत करूंगा। अरे नहीं भाई, भला हम इस काबिल कहाँ? मैंने गोया इंकसारी जाहिर करने की कोशिश की। आप इस काबिल हो चुके हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस मौजू पर फिर बात होगी, खुदा हाफिज, उसने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। रहीम गुल मेरे करीब बैठा एक टुक मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे आंख मारी और फोन बंद कर दिया। वो गहरी सांस लेकर बोला, तो तुम्हारे ख्याल में फरहीन और जमील का कातिल मुश्ताक मुदस्सिर है? सिर्फ दोनों का कातिल ही नहीं, वो हीरों की स्मगलिंग के बहुत बड़े धंधे में भी बहुत अहम किरदार अदा करता रहा है। पहले तो मुझे सिर्फ शुबा हुआ था, लेकिन अब उससे फोन पर बात करने के बाद तो यकीन हो गया है। और अगर कुछ देर बाद वो इन हीरों की तलाश में यहाँ पहुंचा जो थाने में तुम्हारी अलमारी में पड़े हुए हैं, तो फिर तुम्हें भी मेरी बात का यकीन आ जाना चाहिए। तुम्हारा ख्याल है कि तुमने उसके लिए जो जाल फैलाया है वो दौड़ा दौड़ा आएगा और उसमें फंस जाएगा। रहीम गुल ठहरे ठहरे लहजे में बोला, यकीनन, मैंने वसूख से कहा। उसने तुरंत अमेज सी नजरों से मेरी तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो बयाना लहजे में बोला, माय डियर अफजल चौधरी, आजकल चूहे भी इतने चालाक हो गए हैं कि खटाक से बंद होने वाले पुरानी तर्ज के चूहेदान में पनीर या रोटी का टुकड़ा फंसा कर रखो तो वो उसके करीब भी नहीं भटकते। और तुम्हारा ख्याल है कि मुश्ताक मुदस्सिर इतना शातिर आदमी होते हुए इतनी आसानी से तुम्हारे इस सादा से जाल में आन फंसेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्गों ने बिलावजह सादगी की इतनी तारीफ नहीं की है। बहुत ज्यादा चालाक हो यार, लोगों को घेरने के लिए बाज़ औक़ात मैं बिल्कुल सादा से तरीके इख्तियार करता हूँ और उनके सामने खुद भी बड़ा सादा सा बन जाता हूँ। ये तरीका ऐसे लोगों के मामले में पुरपीच और अयाराना तरीकों से ज्यादा कामयाब रहता है। दूसरी बात यह है कि चलाक से चलाक इंसान भी अक्सर लालच के हाथों मारा जाता है। ये सादा सा जुमला अपने अंदर बड़ी गहराई रखता है कि लालच बुरी बला है। यह बला इंसान को अंधा कर देती है, इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। मुश्ताक मुदस्सिर पर भी खून सवार है। हीरों की उस खेप को हासिल करने के लिए वो 2 कत्ल कर चुका है, लेकिन खेप उसके हाथ नहीं आई। अब उसकी तलब, हवस और वहशत बहुत बढ़ चुकी है। जिस अंदाज में उसने फोन बंद किया है उससे मुझे लगता है कि वो फौरी तौर पर इस अपार्टमेंट की तरफ रवाना हो चुका होगा। कहीं वो किसी करीबी जगह से ही न आ रहा हो। हमें अब ड्रेसिंग रूम में छुप जाना चाहिए। वैसे हमारा इंतजार तवील भी हो सकता है। अगर मकसद पूरा होने की उम्मीद हो तो मैं पूरा 1 हफ्ता इस डरबानुमा ड्रेसिंग रूम में बैठने के लिए तैयार हूँ। रहीम गुल बोला, लेकिन मुझे कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही। तुम्हें उम्मीद नहीं नजर आ रही और मुझे यकीन है कि मुश्ताक मुदस्सिर इस तरफ रवाना हो चुका है। मुझे यह भी यकीन है कि जिस वक्त मैंने उसे फोन किया था उस वक्त वो अंबर को ढूंढता फिर रहा था। अगर वो उसे मिल जाती तो उसके हाथों तीसरा कत्ल भी हो चुका होता, लेकिन अंबर इस वक्त एक महफूज मकाम पर है। मुश्ताक को हरगिज उम्मीद नहीं हो सकती कि अंबर ने वहां पनाह ली होगी। ये अंबर कौन है? रहीम गुल ने दरियाफ्त किया। मैंने उसे बताया कि अंबर कौन थी और उससे मुझे क्या कुछ मालूमात हासिल हुई थी। पस मंजर उसकी समझ में आ गया। वो सारी लाते हुए बोला, तो यूं कहो ना अफसल टेर कि तुम मुझसे बाला ही बाला जुर्म सजा की दुनिया के चौधरी बन फिर रहे हो। तुम्हें पहले ही इतना कुछ मालूम हो चुका है, तभी इतने पूरे एतमाद नजर आ रहे हो। एक लम्हे के लिए उसने होंठ खींच लिए, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुश्ताक मुदस्सिर सहाफत की दुनिया का आदमी है, लोहो कलम और इल्फाज से उसका रिश्ता है। वो इतना खतरनाक आदमी कैसे हो सकता है? वो लोहो कलम का आदमी नहीं है। उसके लिए इतनी धीमी धीमी इस्लाहातें इस्तेमाल मत करो। सहाफत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इस कूचे में तो उसने पनाह ली हुई है। वो भेड़ की खाल पहनकर भेड़ों के गले में शामिल हो जाने वाला भेड़ गया है। अपने मकासद के लिए उसने थोड़ा बहुत लफ्जों का उलट फेर सीख लिया है। बुनियादी तौर पर वो इस कबीले का आदमी नहीं है, लेकिन वो इस पेशे की ताकत से बखूबी वाकिफ था। वो इस ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था, अपने मकासद के हसूल के लिए काम मिला रहा था। रहीम गुल खामोश रहा। अब मेरे मुवक्किफ के खिलाफ उसकी मुज़ाहमत कमजोर पड़ गई थी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, वो जिस तरफ से और जिस तरह भी दौलत समेट सकता था समेट रहा था, लेकिन मेरा अंदाजा है कि सबसे ज्यादा रुपया वो हीरों की इधर उधर खेप को खपा कर कमा रहा था। कासम बिजली तो एक तरह से होलसेल डीलर था। उसका काम फरहीन के जरिए हीरों को पाकिस्तान पहुंचा देना था। यहाँ उनकी खेप के सिलसिले में मेरी मालूमात और अंदाजे के मुताबिक 3 अफराद काम कर रहे थे, जमील, अंबर और मुश्ताक मुदस्सिर। उनमें से जमील और अंबर की हैसियत मामूली दर्जे के सेल्समैन की समझ लो, लेकिन मुश्ताक मुदस्सिर एक तरह से मार्केटिंग मैनेजर था। वो ज्यादा बड़े पैमाने पर हीरे खपाता था। सहाफत के जरिए उसने दौलतमंदों और खुसूसन शो बिजनेस के लोगों में जो शनासाई पैदा कर रखी थी, वो उसके साइड बिजनेस के लिए बहुत कारआमद थी।
वो साइड बिजनेस जो उसे उसके असल बिजनेस से ज्यादा मुनाफा दे रहा था, उन लोगों को सस्ते दामों हीरे दिलवाने के लिए उसने कोई मौजूदाना तरीका सोच रखा होगा। मैं अपनी बहुत नीची आवाज में बात कर रहा था। रहीम गुल नहायत इन्हिमाक से सुन रहा था। उसका इन्हिमाक देखकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, कासिम, बिजली की अचानक मौत की वजह से ये सारा फसाद खड़ा हुआ। एक खेप उस वक्त फरहीन के हाथ में थी। वो बाज़ वजूहात की बिना पर उस पर अपना हक समझती थी। वो किसी कीमत पर उसे पुरस्कार बाज के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थी। जो टेलीफोन पर उसे वो खेप कहीं पहुंचाने के अहकामात दे रहा था। मुश्ताक मुदस्सर नहायत कामयाबी से फरहीन, जमील और अंबर की नजर में पुरस्कार बाज बनकर अपना धंधा चला रहा था। लेकिन फरहीन को उस दौरान अंदाजा हो गया था कि पुरस्कार बाज कौन था, इसलिए वो और शेर बन गई थी। वो मुश्ताक के हाथों ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि उल्टा उसको ब्लैकमेल करने की फिक्र में थी। लेकिन उस बेचारी को अंदाजा नहीं था कि मुश्ताक मुदस्सिर कितना खतरनाक आदमी था और कितनी तेजी से कोई फैसला करता था। फरहीन को अपनी सरकशी की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। मैं जिस रात फरहीन से मिलने पहुंचा, मुश्ताक उस रात शायद होटल से ही फरहीन के साथ आया था। उस रात शायद फरहीन ने उस पर जाहिर कर दिया कि उसे पहचान चुकी थी। पुरस्कार बास वही था। उसने गालबन यह भी वाज़ेह कर दिया था कि वो हीरे किसी कीमत पर उसे नहीं देगी। वो हीरे मेरे सुपुर्द किए हुए थे और गालबन उसे इत्मीनान था कि मुश्ताक हीरे हासिल किए बगैर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। वो शायद समझ नहीं सकी कि मुश्ताक के लिए ये सूरत हाल कितनी खतरनाक थी। उसने फरहीन का काम तमाम कर दिया। उसे गालबन इत्मीनान था कि हीरे उसे फरहीन के अपार्टमेंट में ही कहीं मिल जाएंगे, लेकिन उसकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। उसी चक्कर में उसके हाथों जमील कत्ल हुआ। उन हीरों पर कब्जा जमाने के लिए वो भी दीवाना हो रहा था। और नूजी इस सारे चक्कर में कहाँ फिट होता है? रहीम गुल ने दरियाफ्त किया। नूजी खालिसन कासिम बिजली का आदमी है, या यूं कहो वो उसका शिकारी कुत्ता है। उसे भी मालूम है कि हीरों की एक खेप अभी फरहीन के कब्जे में थी, जिसके पैसे कासिम बिजली को नहीं पहुंचे थे। उस किस्म के बदमाश और दहशतगर्द अमूमन अपने किसी न किसी आका के बड़े वफादार होते। मुमकिन है वो उसी वफादारी के तहत वो खेप वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा हो, और ये बयान मुमकिन है कि कासिम बिजली की मौत के बाद उसकी भी नीयत खराब हो गई हो और वह हीरे अपने लिए हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। यूं इस सिलसिले में तीसरा उम्मीदवार बन गया हो। उसका तो कुछ ऐसा किरदार समझ में आता है। अब तुमने मुश्ताक मुदस्सिर के लिए चारा फेंका है कि हीरे इसी अपार्टमेंट में फरहीन के बेडरूम में मौजूद हैं। तुम्हारा ख्याल है वो इन्हें हासिल करने के लिए दौड़ा आएगा? रहीम गुल ने तस्दीक चाही। जिस चीज के लिए उसने 2 कत्ल कर दिए और तीसरा कत्ल करने के लिए तैयार था, उसके लिए उसे दौड़े तो आना चाहिए, मैंने जवाब दिया। और ये तुमने फरहीन के बेडरूम में छुपाए का जिक्र क्यों किया? रहीम गुल ने पूछा। जाहिर है अपनी बात को जरा मुतासर कुन बनाने के लिए। अब इतनी भी सादगी अच्छी नहीं थी कि मैं आराम से उससे क्या देता कि जाकर फरहीन के बेड के सरहाने से हीरे निकाल लो। मैंने कहा, इस बेड के 4 पाए हैं जो साफ दिखाई दे रहे हैं और इस कमरे में कोई छुपाया मौजूद नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो जरा तवज्जो से कमरे का जायजा लेगा और जरा जहन पर जोर देगा तो बात उसकी समझ में आ जाएगी। उम्मीद है अब ये सारा चक्कर तुम्हारी समझ में भी आ गया होगा।